एक ऐसी टीम जिसने 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जीता हो, वही टीम ठीक 1.5 साल बाद वेस्ट इंडीज से बायलैटरल सीरीज हार जाती है। कैसा पॉसिबल है? अगर इंग्लैंड टीम की बात करी जाए तो हाँ, इंग्लैंड ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद केवल डाउनफॉल ही देखा है। एंड इवन इन टेस्ट फॉर्मेट जो उन्होंने बेसबॉल टेक्निक अडेप्ट करी थी, वो भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। बट ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ जहां इंग्लैंड 2022 में तीनों फॉर्मेट्स को डोमिनेट कर रही थी, वहीं 2023 और 24 में उनका डोमिनेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। और क्या इस सब की जड़ बेसबॉल थी, जिसने शुरू में तो इंग्लैंड को इनविंसिबल बना दिया, लेकिन उसी ने बाद में खत्म कर दिया। तो क्या सही में बेसबॉल इंग्लिश टीम को खत्म कर रहा है, और क्या ये इंग्लैंड टीम का डाउनफॉल है? 9 मार्च 2015 को 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश 15 रन से इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर देती है। यस, यू हर्ड इट राइट। इंग्लैंड बांग्लादेश जैसी टीम से हार कर बाहर हो जाएगी, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंग्लैंड को वो हार इतनी दिल पर लगी कि इसके बाद उन्होंने अपने प्लेइंग स्टाइल को ही बदल कर रख दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीत जाती है। इंग्लैंड के लिए वो वर्ल्ड कप एक बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि एक थ्रिलिंग मैच के साथ क्रिकेट इतिहास में उनके नाम लिखी गई। इंग्लैंड की जर्नी उस वर्ल्ड कप में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं थी। श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया से बैक टू बैक डिफीट्स के बाद इंग्लिश टीम के क्वालिफिकेशन चांसेस संकट में थे। बट बाद में इंडिया और अफगानिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई एंड इवेंचुअली अपना पहला वर्ल्ड कप भी जीत गई। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने और इस टीम की बड़ी ताकत रहे बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और फाइनल में अमेजिंग 84 रन की इनिंग की वजह से अपनी टीम को जीत की राह पर ले गए। वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 महीने बाद एशेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें 1 साल के बैन के बाद आए हुए ऑस्ट्रेलियन टीम की दिल और धड़कन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर कमबैक कर रहे थे। वो एशेज कई मामलों में काफी मेमोरेबल सीरीज थी, इसकी बात हम किसी और वीडियो में भी कर सकते हैं। बट वो एशेज जिसमें इंग्लैंड को होम एडवांटेज का फायदा उठाते हुए जीत जाना चाहिए था, वो एशेज 2-2 के स्कोर से ड्रॉ हो गई। और वो तो शुक्र हो बेन स्टोक्स का कि उन्होंने वो हेडिंगली का इम्पॉसिबल से जीतने वाला मैच जितवा दिया, वरना वो एशेज ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुकी थी। और फिर 2020 में कोविड आ गया और क्रिकेट कुछ महीनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। बट जहां बाकी की दुनिया कोविड-19 की वजह से क्रिकेट को बंद करके घर पर बैठी हुई थी, तब इंग्लैंड ने क्रिकेट को रिज्यूम करने का सोचा। समर 2020 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज होस्ट करी। दोनों ही सीरीज 3-3 मैचेस की थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1-0 से हरा दिया और वेस्ट इंडीज को 2-1 से। इंग्लिश फैंस खुश थे, लेकिन वो उतनी भी बड़ी बात नहीं थी। एंड इंग्लैंड के प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट उस बात को अच्छे से जानते थे, क्योंकि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स को कई बार घर पर हरा चुकी है। बट जो अगला चैलेंज था वो उसके बाद था। लेटर उन्होंने 2021 में श्रीलंका और इंडिया का टूर किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को तो 2-0 से हरा दिया, मगर इंडिया से 3-1 से हार गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड 2019-2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से बाहर हो गई एंड फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मगर ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इंग्लैंड के लिए उस टाइम पर बुरी चल रही थी। इंग्लैंड ने उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान को हराया था और इस सब की बड़ी वजह थे इंग्लिश कैप्टन जो रूट। जो रूट उस सीजन में अपने प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने 2021 में वॉपिंग 1708 रन बनाए थे एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड अपने मेजोरिटी मैचेस इसी प्लेयर की बदौलत जीती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके और कुछ और स्टार प्लेयर्स के अलावा बाकी प्लेयर्स अपने वर्स्ट फॉर्म में थे। इंग्लैंड का सिंपल था, अगर मैच जीतना है तो जो रूट का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, वरना मैच को भूल जाओ, जिसका रिजल्ट हमें फेब 2021 से मार्च 2022 तक देखने को मिला। 1-3 अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 0-1 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन इंग्लैंड, 1-2 इन एन इनकम्प्लीट होम सीरीज अगेंस्ट इंडिया, 0-4 इन अवे एशेज, 0-1 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज। अगले 1 साल में 5 में से 4 टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा और एक सीरीज में भी इंग्लैंड 2-1 से पीछे थी इंडिया से, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी। और इसका डर हुआ वही हुआ, बाकी प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे थे और एक प्लेयर करे भी तो कितना करेगा। इंग्लिश टीम एक के बाद एक मैचेस हारती चली गई। कुछ मैचेस में तो हाल इतना बुरा हो गया था कि जो रूट परफॉर्म भी कर रहे थे, मगर इंग्लैंड टीम तब भी मैच जीत नहीं पा रही थी। जो रूट की कैप्टनसी एंड टीम को लेकर सवाल उठने लग गए थे। इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट पूरा बिगड़ चुका था। एक तरफ टीम एक के बाद एक मैचेस हार रही थी और वो हारा हुआ कैप्टन ड्रेसिंग रूम में आगे क्या करे उसकी चिंता में मरा जा चुका था। एंड नॉट सरप्राइजिंगली जो रूट
रूट ने वेस्ट इंडीज टूर के लॉस के बाद कैप्टनसी छोड़ दी। रूट आज भी कहते कि वो डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग डिसीजन था, जो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से डिस्कस करके लिया था। लूजिंग स्ट्रीक्स की शुरुआत हो चुकी थी एंड इंग्लैंड 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अपने शुरू के तीनों सीरीज हार चुकी थी एंड इंग्लैंड को पता चल चुका था कि इंग्लैंड टीम इतनी बुरी शुरुआत के बाद तो फाइनल में नहीं खेलने वाली है। जब इंग्लैंड कुछ महीनों पहले 0-4 से एशेज हारी थी तो इंग्लैंड की टीम एंड उनकी अप्रोच पर कई सवाल उठने लग गए थे। द माइंडसेट इज टू डिफेंसिव, दे कांट इवन चेज द टारगेट इफ गिवन, लैक ऑफ पेशेंस अमंग बॉलर्स। ये सब बातें क्रिकेट एक्सपर्ट्स द्वारा कही जाने लगी जो रूट कप्तानी छोड़ चुके थे एंड उसी के साथ इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में बदलाव की नींव रखी जा चुकी थी, जैसे कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद रखी गई थी। इंग्लैंड की अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर थी। ये सीरीज 3 मैचेस की थी एंड नॉट सरप्राइजिंगली इंग्लैंड इतनी खराब शुरुआत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी थी। मतलब अब इस खेल को केवल इज्जत बचाने के लिए खेला जा रहा था। 13 मई 2022 को न्यूजीलैंड के फॉर्मर वर्ल्ड कप कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट 6 हिटर्स ब्रैंडन मैकलम को इंग्लैंड का टेस्ट कोच अपॉइंट कर दिया जाता है और उसी के बाद बेसबॉल की स्टार्टिंग होती है। जब ब्रैंडन मैकलम इस टीम के कोच बनते हैं तो पूरी टीम की टेस्ट क्रिकेट को लेकर अप्रोच चेंज कर देते हैं। जैसे भी कंडीशन हो, जैसी भी पिच हो, बस अटैकिंग क्रिकेट खेलो और सामने वाली ओपोजिशन टीम पर प्रेशर बनाओ। ये थी ब्रैंडन मैकलम की फिलॉसफी इन क्रिकेट, जो कि जब वे इंग्लैंड के कोच बने हम सबको साफ साफ देखने को मिली। Awesome. इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट को खेलने का स्टाइल नॉर्मल डिफेंसिव से बदलकर फील्डलेस अटैकिंग हो चुका था। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बेसबॉल है क्या। असल में बैज ये ब्रैंडन मैकलम का निकनेम है और उनके कोच बनते ही उन्हीं के नाम पर इस अटैकिंग स्टाइल को बेसबॉल का नाम दे दिया गया, क्योंकि वे खुद ये तरीका ओडीआई में 2015 के वर्ल्ड कप में हम सबको दिखा चुके हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 187 से भी ज्यादा का था। ब्रैंडन मैकलम के आने के बाद बेन स्टोक्स को भी कैप्टन बना दिया गया इंग्लैंड बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की के रिकमेंडेशन से। अब बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाने का डिसीजन काफी सिंपल था। बाकी इंग्लिश प्लेयर्स रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे थे और कुछ ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके थे, तो जो रूट के अलावा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर बेन स्टोक्स ही थे। और बेन स्टोक्स के अग्रेसिव एटीट्यूड को देखकर रॉब की एंड मैनेजिंग स्टाफ को लगा कि वो मैकलम के लिए बेस्ट पार्टनर रहेंगे और उनकी जोड़ी बेसबॉल को वर्ल्ड लेवल पर अंजाम देगी। बट क्या इंग्लैंड ने इसके बाद जीतना शुरू किया? And what a statement from England and their captain. They beat New Zealand in that series by 3-0. In the first test, England chased a target of 277. In the second test, England chased a target of whopping 299 in just 50 overs at a sensational run rate of 5.98. In the third test, England chased another huge score of 296 in just 54.2 overs at an incredible run rate of 5.44. इंग्लैंड ने न केवल वो होम सीरीज को क्लीन स्वीप करके अपनी लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर लिया, बल्कि तीनों मैचेस में 290 प्लस का टारगेट 5 से ज्यादा के रन रेट से चेस कर लिया। इंग्लैंड का ये ड्रास्टिक चेंज देखने लायक था, जहां कुछ टाइम पहले इंग्लैंड 4th इनिंग में चेस करने से डरती थी, अब वही इंग्लैंड टीम टारगेट लेते ही चेस कर रही थी। इस सीरीज में ये तो क्लियर हो गया कि टेस्ट क्रिकेट में पिच उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती जितना बड़ा माइंडसेट करता है। हम अक्सर ओडीआईज में 300 के टोटल एंड टी20 में 190-200 के टोटल को इजीली चेस करते हुए देखते हैं और अब इसी तरह का माइंडसेट मैकलम की वजह से टेस्ट क्रिकेट में भी आता दिख रहा था। बीट इंडिया इन वन ऑफ टेस्ट। 1 जुलाई 2022 को इंग्लैंड और इंडिया अपना 5वां और आखिरी टेस्ट मैच सीरीज का खेलने उतरी, जो कि 2021 में कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुकी थी। इंडिया 2-1 से आगे थी और उन्हें सीरीज को जीतने के लिए या तो इस मैच को ड्रॉ करना था या फिर जीतना था, लेकिन बेसबॉल इस बार भी अपने डिस्प्ले पर था। 4th इनिंग में इंग्लैंड को 374 रन चेस करने थे और वो भी इंडिया जैसी टीम के सामने। ये सिचुएशन काफी चैलेंजिंग थी, बट जैसा बेसबॉल करता है वैसे ही हुआ। इंग्लैंड ने वो टारगेट केवल 76.4 ओवर्स में ही चेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ बेयरस्टो एंड रूट्स अनबीटन सेंचुरी। अब इंग्लैंड टारगेट्स को आराम से चेस कर पा रही थी, लेकिन टारगेट चेस करना स्पेशली बड़े टारगेट्स उतना आसान नहीं था और आज भी नहीं है। फॉर अ रेफरेंस, इंडिया ने अपने 90 साल के टेस्ट हिस्ट्री में केवल 3 बार 300 से ज्यादा का टारगेट चेस किया है और उस पर्टिकुलर मैच में इंडिया की बॉलिंग भी बेकार नहीं थी। मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर एंड रविंद्र जडेजा जैसी बॉलिंग लाइनअप को घुटने टेकने पड़ गए थे बेसबॉल के सामने। एक टी20 एरा में टेस्ट क्रिकेट कैसे इवॉल्व हो सकता है, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी।
उसके बाद बेसबॉल ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया। अब तक होम कंडीशंस में इंग्लैंड काफी अमेजिंग परफॉर्म कर रही थी। लूजिंग स्ट्रीक अब विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट हो चुकी थी। ब्रैंडन मैकलम के आने से पहले जो इंग्लैंड टीम पुराने ओल्ड स्टाइल से टेस्ट खेल रही थी, अब उनके आने के बाद से वही टीम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रही थी। और फिर उसके बाद उसी साल ऑस्ट्रेलिया में T20I वर्ल्ड कप होता है, जिसको इंग्लैंड टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। उस वर्ल्ड कप में सैम करन ने वर्ल्ड कप विक्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया एंड फाइनल में 3 विकेट लिए, वो भी बस 12 रन देकर। उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स की पार्टनरशिप, जिसने इंडिया को सेमीफाइनल्स में 10 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बेसबॉल का अगला चैलेंज एशेज 2023 था, जो कि इंग्लैंड के घर पर खेली जानी थी। मगर इस एशेज में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद बेसबॉल के एंड की बातें होने लग गई और फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट डे पर ऐसा डिसीजन लिया गया जो कि बेसबॉल की सबसे बड़ी वीकनेस बन के उभरा। जब वेल सेट जो रूट मिडिल ऑर्डर में ऑली रॉबिन्सन के साथ बैटिंग कर रहे थे, तब बेन स्टोक्स ने फर्स्ट डे पे फर्स्ट इनिंग्स में ही डिक्लेयर करने का फैसला किया। इंग्लैंड वर एट 393 फॉर 8 आफ्टर 78 ओवर्स जब इंग्लैंड ने अपनी इनिंग डिक्लेयर करी। डे 1 ऑफ द एशेज एंड इंग्लैंड के इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन ने ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया था। मगर ओपनर्स उस्मान ख्वाजा एंड डेविड वार्नर ने फर्स्ट डे का वो एक क्रूशियल घंटा सरवाइव कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने डे 2 के स्टार्ट में 2 विकेट जल्दी खो दिए, मगर ख्वाजा की अमेजिंग 144 रन्स की बदौलत ऑस्ट्रेलिया एक डिसेंट पोजीशन में आ पाई। And the celebrations tells you everything. बेन स्टोक्स और उनकी पूरी इंग्लैंड टीम को कानो कान खबर नहीं थी कि ये डिसीजन उनके इस टेस्ट मैच को हरवा देगा, और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड वो टेस्ट मैच आखिरी दिन में हार गई, जब उन्हें केवल पैट कमिंस एंड नेथन लायन की जोड़ी को तोड़कर 2 और विकेट्स लेने थे। मगर पैट कमिंस एंड लायन आउट ही नहीं हो पाए एंड रिजल्ट। बट आखिर ऐसा हुआ क्यों और वो डिसीजन इतना बेकार क्यों था? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जब कोई टीम अपनी फर्स्ट इनिंग में 450 रन बनाती है तो अपोजिशन टीम पर अलग टाइप का प्रेशर होता है। लीड लेना, फिर दूसरी टीम को दोबारा कम रन पे आउट करके टारगेट को चेस करना, ये सब अपोजिंग टीम पर एज अ प्रेशर आ जाता है। और ये 393 रन ऐसा नहीं है जो कि कम ओवर्स में बने हो। जिस तरीके से जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड 450 रन का मार्क भी क्रॉस कर सकती थी अपनी फर्स्ट इनिंग में। बेन स्टोक्स से वो डिक्लेरेशन तब सेंस बनता जब जो रूट आउट हो जाते और फिर ज्यादा रन्स बनाने की अपॉर्चुनिटी ना होती। वो 40 से 50 रन्स इजीली ऑसीज पर प्रेशर बना सकते थे। दोज रन्स कुड हैव आल्सो मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन द टारगेट व्हिच ऑस्ट्रेलिया विल रिसीव इन द फोर्थ इनिंग्स। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल और बन जाता है क्योंकि बर्मिंघम की वो पिच फ्लैट थी और रन्स बनाना उस सरफेस पे बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। इसलिए 393 पे डिक्लेयर करना इंग्लैंड को बाद में काफी भारी भी पड़ा। 425 या 450 उस विकेट पर एक बेटर टोटल होता। अगर उस विकेट पर बॉलिंग के लिए मदद होती तो वो डिसीजन थोड़ा बहुत सेंस बना पाता एंड इवेंचुअली उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। सेकंड मैच जो कि लॉर्ड्स ग्राउंड में था, उसमें जब इंग्लैंड को 371 का टारगेट मिला तो इंग्लैंड के पास 1.5 दिन से भी ज्यादा का टाइम था, लेकिन इंग्लैंड ने जल्दी विकेट्स खोना शुरू कर दिया और वो मैच इंग्लैंड हार गई। बेन स्टोक्स की फाइटिंग नॉक के बावजूद इंग्लैंड वो टारगेट चेज नहीं कर पाई। जो टीम टारगेट्स को बड़ी आसानी से चेज कर पा रही थी, उसी ने लॉर्ड्स पे ऑस्ट्रेलिया को जीत थमा दी और इस बार भी जिम्मेदार बेसबॉल। इंग्लैंड ने फोर्थ इनिंग्स में अपने शुरू के 4 विकेट्स 45 रन मारकर ही गवा दिए थे। वो तो शुक्र है कैप्टन बेन स्टोक्स का। उनकी 155 रन की अमेजिंग इनिंग्स की वजह से लॉर्ड्स के क्राउड एंड फैंस को लगा कि इंग्लैंड वो मैच जीत सकती है। इंग्लैंड जब 327 पे ऑल आउट हुई तब भी उनके पास 35 से 40 ओवर बचे हुए थे। इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर चाहता तो टाइम को देखकर चेज की पेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकता था जब तक बॉल पुरानी ना हो जाए और हेजलवुड एंड स्टार्क का स्पेल निकल जाए। अगर टॉप के 4 बल्लेबाज टिक टिक के 50 से 60 रन भी एक्स्ट्रा मारते तो इंग्लैंड वो मैच और सीरीज दोनों जीत जाती। एंड में ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज जीतकर एशेज को रिटेन कर लिया। बट क्या ये मेथड सही में इतना रिलायबल है? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इंग्लैंड ने इस मेथड को जहाँ पे अडेप्ट एंड यूज किया वहाँ उन्हें रिजल्ट्स भी मिले हैं। मगर ये मेथड अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है क्योंकि इंग्लैंड ने सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में उतनी क्रिकेट नहीं खेली है और टर्निंग ट्रैक्स में इस टेक्निक के फेल होने के चांसेस आ जाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमेशा काम करता रहेगा। इसका एग्जाम्पल हमने 2023 के एशेज में ऑलरेडी देख लिया है। अगर बेसबॉल आगे जाके कामयाब होती है तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्लेयर ब्रैंडन मैकलम की एज अ कोच सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।